गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझने का जानने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किसे कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार क्या हैं और न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना को समझने का प्रयास करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान या उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसे अगर हम सरल शब्दों में कहें तो संसद द्वारा पारित कानून जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण करते हैं उसको अवैध घोषित करने की शक्ति जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग जो है वो संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा किया जाता है। यदि हम भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के आधार को देखें तो संविधान जो है वो दो में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकते हैं। पहला व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर और दूसरा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता यानी संसद की संप्रभुता को अपनाया गया है। अमेरिका जो है वो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाता है, लेकिन भारत जो है इस मामले में अमेरिकी संविधान के ज़्यादा निकट दिखता है हमें। भारतीय संविधान के उपबंध में कहीं भी विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर ही आधारित है। वस्तुतः संविधान निर्माता जो हैं उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान जो है उसने ही प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमा निश्चित कर दी गई है और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान में के उपबंधों में परिवर्तन ना किया जाए। डॉक्टर M.G. गुप्ता जो है वो कहते हैं कि विधानमंडल ने जिन कानूनों का निर्माण अपनी विधि निर्माण की शक्तियों का उल्लंघन करके किया है उन्हें अवैध घोषित करने की न्यायालयों की शक्ति जो है वो किसी भी विधान के अंतर्निहित होती है जिसमें सीमित शक्तियों वाले शासन की व्यवस्था भी की गई हो। क्योंकि हमने भारत में संघीय शासन को अपनाया है, केंद्र और राज्य दोनों की संवैधानिक सीमाएं हमने निश्चित कर दी गई है, तो इसलिए अब जो है न्यायालय जो है जो कोर्ट्स हैं उनका ये काम है कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। आर्टिकल 131 और 132 यानी अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। इसी तरह संविधान का आर्टिकल 13 और 32, 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 का भी उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार जो भारतीय संविधान है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो है संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। अब अगर हम भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति और सीमाएं यानी नेचर और लिमिटेशंस को समझने का प्रयास करें तो हम ये पाते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। फिर भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का क्षेत्र जो है वो इतना व्यापक नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत संक्षिप्त है और संविधान की संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया है।
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत सीमित है कि भारत में संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। संघ और राज्यों के मध्य यदि कॉन्फ्लिक्ट हो तो कम से कम करने के लिए एक समवर्ती सूची का भी व्यवस्था की गई है और जिसकी अंतिम शक्ति केंद्र के पास है। इन विस्तृत उपबंधों के कारण जो है न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो है वो भारत में सीमित हो जाता है। दूसरा जो है अमेरिका का अधिकार पत्र जो है वो निरपेक्ष एब्सोल्यूट शब्दावली में लिखा गया है और मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। इसलिए इन अधिकारों की व्याख्या के लिए पुलिस पावर, जनरल वेलफेयर जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारतीय संविधान निर्माता जो है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना देना चाहते थे और इसलिए भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उसकी सीमाएं संविधान में ही निश्चित कर दी गई है। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर जो है वो है या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित होने का जो कारण है वो है कि अमेरिकी संविधान जो है उसमें कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अपनाया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है और संविधान में इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच जो है वो कर सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में कानून की उचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होने के कारण भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जब संबंधित विधानमंडल ने इस कानून के निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये निश्चित करने में कि ये संविधान संवैधानिक है, ये कानून संवैधानिक है या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का या अनुचित या उचित धारणाओं का लागू किया गया है नहीं आदि जो है हमारे संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया ऐसा कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वह सक्षम है, तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति के संबंध में डी बसु जो हैं वो लिखते हैं कि न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा और संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द और संशोधित जो है वो नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति जो है वो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की कहीं है। अमेरिका जो है वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर लगभग एक तीसरा सदन या उच्च विधानमंडल या सुपर लेजिस्लेचर बन गया है और लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की को निश्चित रूप में ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है। अमेरिका में जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है वहीं भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्थापित किया गया है। अब यदि हम न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की बात करें, अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन का क्रिटिसिज्म करें तो निम्न आधारों पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू की। सबसे पहला है अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कार्य करता है, लेकिन ये भी तथ्य है कि कई बार ये जो है मौलिक अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुदारवादी न्यायालय या अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य करता है। संपत्ति संबंधी प्रश्नों में 1951 में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित किया। शोलापुर स्पिनिंग और वीविंग कंपनी के शासन को अधिग्रहण को अवैधानिक ठहराया। प्रीवी पर्स का मामला हो तो आदि कई चीज़ों में न्यायपालिका जो है उसने एक अनुदारवादी न्यायालय के रूप में कार्य किया है।
दूसरी जो आलोचना है वो की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्ण निर्णयों में परिवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के प्रयोग पर एक प्रमुख जो आपत्ति जो है की जाती है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्ण निर्णयों में अनवरत परिवर्तन करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की कानून व्यवस्थाओं के प्रति भ्रांतियाँ जो हैं वो उत्पन्न हुई है और बार बार अपने ही जो निर्णय हैं उनको परिवर्तन करने से जो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको कम किया है। थर्ड जो है वो है संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1967 और 71 के काल में जिस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया, उससे ये स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वह भूमिका अदा करने की कोशिश की है जो संविधान निर्माता उसको देना नहीं चाहते थे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाते हुए भी उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो सीमित कर दी गई हैं, निर्धारित कर दी गई हैं और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन उस विस्तार तक तय नहीं है जिस तक कि अमेरिका में है। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो ये है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता। न्यायिक पुनरावलोकन के कारण सदैव इस बात का भय रहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा अपनाई गई नीति न्यायपालिका द्वारा सदैव अवैध घोषित की जा सकती है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता का वातावरण बना रहता है, जो निश्चित रूप से इस समस्त व्यवस्था के लिए एक हानिकारक सिचुएशन है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसके आलोचकों का कथन है कि न्यायपालिका के द्वारा अपने कानूनी प्रश्नों को न्यायपालिका को अपने कानूनी प्रश्नों तक ही सीमित रखना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन से संसद और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म ले सकता है और जब संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका अवैधानिक घोषित करती है तो दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति होती है और यदि राज्य के दो प्रमुख अंग यानी संसद और न्यायपालिका के बीच में ऐसी स्थिति है तो शासन ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी हम निष्कर्ष स्वरूप ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नितांत आवश्यक और भारत की समस्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यंत हितकर है। संविधान द्वारा संघ और राज्य सरकार के बीच में जो शक्ति विभाजन किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही उसकी रक्षा जो है वो संभव है। शासन की शक्ति पर अंकुश रखने, जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी रक्षा का कार्य भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन चक्र का भी कार्य करती है, बैलेंस बनाती है। न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जो है संविधान के आधिकारिक व्याख्याता और संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। कुलदीप नैयर जो हैं वो ये लिखते हैं कि न्यायालय से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार छीना जाना जो है वो लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक मूलभूत लक्षण है और संसद संवैधानिक संशोधन के आधार पर भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जुडिशियल एक्टिविज़्म यानी न्यायिक सक्रियता को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।